नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेखांकन की अवधारणा के बारे में। पिछली वीडियो में हमने लेखांकन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी, जैसा आपने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने देखेंगे लेखांकन की अवधारणाएं, कौन कौन सी अवधारणाएं हैं और क्यों, क्या होता है अवधारणाएं। पहले ही बात को समझ लेते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा रिव्यू में जाते हैं कि लेखांकन के बारे में हमने देखा था अभी तक कि लेखांकन का जो जन्म हुआ है 15वीं शताब्दी में हुआ था, और उसके जो सर्वप्रथम प्रतिपादक हुए थे वेनिस नगर के जो थे लुकास पिसिलियो, जिसको लेखांकन का जनक माना जाता है। ठीक है, तो लेखांकन का अगर क्वेश्चन पूछ ले चले लेखांकन का जनक किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना है लुकास पिसियोली ठीक है, तो ये याद रखना है, ये नाम भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद हमने लेखांकन के स्टेप देखे थे। पहचान करेंगे, पहले रिकॉर्ड करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, सारांश करेंगे और फाइनल में अंतिम रिजल्ट यानी कि अंतिम खाते यानी कि जनरल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद बैलेंस शीट बनाई जाती हैं। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाकर आप वहाँ से लेखांकन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले इस वीडियो को पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद आप बाद में उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, लेखांकन की अवधारणाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th क्लास में भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये 11th क्लास में भी है, और साथ ही आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले रहते हैं, और जूनियर अकाउंटेंट के तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से 101% क्वेश्चन आता ही आता है, और बहुत ही शानदार बेसिक क्वेश्चन आ जाता है जो कि हमारे इस वीडियो के बाहर नहीं जाने वाला है। तो जानकारी प्राप्त करेंगे इसके बारे में, लेखांकन की अवधारणाएं होती क्या हैं। ठीक है, तो लेखांकन की अवधारणाएं देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे। इसमें पहली अवधारणा है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। ठीक है, पृथक कुल टोटल हम 11 जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो पहली अवधारणा हमारे पास है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। अब पृथक अस्तित्व की अवधारणा, या इसे कहते हैं हम सत्ता की अवधारणा। ठीक है, सत्ता की अवधारणा भी कह सकते हैं इस अवधारणा को। ठीक है, तो हम देखेंगे पृथक अस्तित्व की अवधारणा यानी कि सेपरेशन यूनिटी एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये फर्म है और ये फर्म है, और इस फर्म में ये फर्म है। ठीक है, और इसमें जो फर्म है इसमें एक व्यक्ति है जो क्या करता है, यहाँ पर पैसा लगाता है। ठीक है, क्या करता है, कैपिटल लगाता है, उसे कहेंगे कैपिटल। जब भी कोई भी पैसा लगाएगा या मशीन एसेट्स जो भी लगता है, यानी कि ये व्यक्ति क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है और बिजनेस में कुछ न कुछ पैसा लाता है और कुछ न कुछ एसेट्स लाता है, वो सब उसकी क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैपिटल लाया गया है, ये व्यक्ति के द्वारा जो कैपिटल लाई गई है, इस कैपिटल के लिए ये व्यक्ति क्या होगा, इसका जो ये व्यक्ति होगा इसका क्या होगा, लेनदार होगा, यानी कि आप ये पैसा लेनदार होगा। ठीक है, और ये फर्म क्या होगी, इसकी देनदार होगी। यानी कि इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, फर्म और जो व्यक्ति रहता है पर्सन, वो किसी के लेनदार हो सकते हैं और किसी के देनदार भी हो सकते हैं। ठीक है, लेनदार और देनदार का रिश्ता रहता है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि डेटर और क्रेडिटर का रिश्ता रहता है। जैसे कि मान लीजिए, वापस समझ लीजिए, एक व्यक्ति है जो अलग है और फर्म अलग है। यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट में जब भी एंट्री की जाएगी वो फर्म के अकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक है, और ये व्यक्ति है यहाँ पर पैसा ला रहा है, तो ये व्यक्ति क्या है, इस फर्म का क्या है, ऋणी है। ठीक है, फर्म का ऋणी है, यानी कि पैसे लेगा, कभी न कभी पैसा निकालेगा, यानी कि कभी न कभी फर्म का पैसा लेगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार आप ये अगर पैसा निकालेगा यहाँ से, जैसे मान लीजिए ये पैसा लाया तो ये कैपिटल कहलाई, और यहाँ से पैसा निकालेगा तो वो क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स कहलाएगी। ड्राइंग्स यानी आहरण। ठीक है, ड्राइंग्स कहलाएगी, तो आहरण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर व्यक्ति अलग हो जाता है और फर्म अलग हो जाती है। ठीक है, व्यक्ति अपनी जो फर्म है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में व्यक्ति को ऋणी के तौर पर देखा जाएगा। ठीक है, यानी कि इस अवधारणा के आधार पर एक व्यक्ति अपने ही व्यापार का लेनदार या देनदार हो सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति इस अवधारणा के अनुसार इसी फर्म का लेनदार या देनदार हो सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर ये व्यक्ति यहाँ पर कुछ न कुछ लेकर आता है तो वो उसकी कैपिटल कहलाएगी और उसके लिए वो लेनदार बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से अगर कोई ड्राइंग्स करेगा यानी कि आहरण करेगा यानी कि पैसा निकालेगा फर्म से, तो उसका देनदार कहलाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक व्यक्ति फर्म का
लेनदार और देनदार का जो संबंध होगा, यही सेपरेशन मेथड अपनी सत्ता की अवधारणा यानी कि पृथक अस्तित्व की अवधारणा कहती है। आपको बेसिक समझ में आ गया होगा, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी अवधारणा ऐसी है जो एक व्यक्ति को अपने ही व्यापार का लेनदार या देनदार बनाया जाता है। तो उसका बेसिक आंसर हो जाएगा पृथक अस्तित्व की अवधारणा। इस अवधारणा में क्या होता है, व्यक्ति और व्यापार दोनों की अलग अलग पुस्तकें रखी जाती हैं, यानी कि व्यापारी की अलग रहेगी और लेनदार की अलग रहेगी। ठीक है, व्यापारी की अलग रहेगी, फर्म की अलग रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पृथक अस्तित्व की अवधारणा है। बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अवधारणा के बारे में समझते हैं। मुद्रा मापी अवधारणा, मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा या कोई भी व्यवहार होगा वो किस में मापा जाएगा? मुद्रा के रूप में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? मुद्रा के रूप में। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर रमेश ने क्या करा, रमेश ने माल खरीदा। ठीक है ना, अब रमेश ने कितने रुपए का माल खरीदा? ठीक है ना, 5,000 रुपये का, तो 5,000 की एंट्री की जाएगी। ठीक है, यहीं पर 5,000 की एंट्री की जाएगी। अगर यही क्वेश्चन होता कि रमेश बहुत ईमानदार हैं, ठीक है, तो ईमानदार हैं भाई, तो क्या इसकी एंट्री की जाएगी? नहीं की जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में किसकी एंट्री की जाएगी? मनी की, यानी कि जिस भी व्यवहार को मनी मेजरमेंट यानी कि पैसे में मापा जा सकता है उस ट्रांजैक्शन का ही रिकॉर्ड किया जाएगा। मनी मेजरमेंट आपको समझ में आ गया? बेसिक कॉन्सेप्ट है, आ गया आपको समझ में? बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि मुद्रा मापन अवधारणा कहती है, मुद्रा मापी अवधारणा, जिस व्यवहार को मुद्रा में मापा जा सकता है उसी का ही ट्रांजैक्शन करना है, अदरवाइज ट्रांजैक्शन नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुद्रा मापी अवधारणा ये अवधारणा कहती है। नेक्स्ट अवधारणा के बारे में देखते हैं, लागत अवधारणा। ठीक है, लागत अवधारणा क्या कहती है कि इस अवधारणा के आधार पर व्यवसाय में खरीदी गई स्थायी संपत्ति का लेखा लागत मूल्य के आधार पर किया जाता है। ठीक है, बाजार मूल्य को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये है एक मशीन खरीदी, अब मशीन है, अब मशीन को खरीदा है 5,000 रुपये में। ठीक है, लेकिन उसको स्थापना करने या उसको स्थापित करने, ठीक है, उसमें उसने 1,000 रुपये और लगा दिया, तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? उसकी कॉस्ट हो जाएगी भाई 6,000 रुपये। ठीक है, 5,000 और 1,000 6,000 रुपये। ठीक है, इसमें मार्केट वैल्यू को ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, मार्केट वैल्यू का कोई संबंध नहीं। ठीक है, मार्केट में कितने की है कोई संबंध नहीं। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अगर आपने 5,000 रुपये की जो 10,000 रुपये की वस्तु थी और 5,000 रुपये में खरीदा है तो उसकी कॉस्ट 5,000 ही है। ठीक है, मार्केट में भले ही वो 10,000 की मिल रही हो लेकिन आपने 5,000 रुपये में खरीद के लाए तो 5,000 रुपये की कॉस्ट है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट को ध्यान रखा जाता है, उसकी जो मार्केट वैल्यू कितनी भी हो, लेकिन स्थायी संपत्ति को आपने लागत मूल्य पर ही लिखना है। ठीक है, किस पे लिखना है? लागत मूल्य पर ही। ठीक है, और समस्त जो खर्चे होते हैं उसको स्थापित करने के खर्चे वो भी क्या करने पड़ते हैं? आपको शामिल करने होते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लागत अवधारणा क्या कहते हैं? किसी भी जो फिक्स एसेट्स है, किसी भी स्थायी संपत्ति है, उसका लेखा लागत मूल्य पर किया जाता है, साथ ही उसको स्थापित करने में जितना भी खर्चा किया जाता है वो भी लागत मूल्य का ही भाग माना जाता है। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी आपको आराम से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फोर्थ कॉन्सेप्ट कहता है द्विपक्षीय अवधारणा यानी कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं? इसमें इस जो अवधारणा है इसके आधार पर व्यवसाय में प्रत्येक व्यवहार के जो लेन देन होते हैं वो क्या होते हैं? दो होते हैं। लेन देन क्या होते हैं? दो लेन देन होते हैं, दो पक्ष प्रभावित होते हैं। ठीक है, जो लेन देन के दो पक्षकार प्रभावित होते हैं, एक को क्या किया जाता है? एक को डेबिट किया जाता है, ठीक है ना, यानी कि DAR कहते हैं। ठीक है, और एक को क्रेडिट किया जाता है, तो यानी कि क्रेडिट करेंगे तो क्या आएगा? CR करेंगे। यानी कि दो इस व्यवहार में क्या होता है? इस अवधारणा के अंतर्गत दो पक्षकारों को प्रभावित होते हैं, एक को डेबिट किया जाता है, दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, और लेखांकन समीकरण जो होता है, लेखांकन समीकरण क्या होता है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो लेखांकन समीकरण है वो भी द्विपक्षीय अवधारणा के आधार पर ही बनाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, और लेखांकन अवधारणा में बैलेंस शीट
का जो दोनों का टोटल सेम आता है वो भी इसी अवधारणा के आधार पर आता है। ठीक है, बैलेंस शीट का टोटल मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट का यहाँ बैलेंस शीट बनी हुई है और बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड है, ठीक है, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का जो सेम टोटल आता है वो भी इसी अवधारणा का भाग माना जाता है। इसी अवधारणा के आधार पर ही उसका टोटल क्या होता है, सेम आता है। ठीक है, एसेट्स का और लायबिलिटीज यानी कि लायबिलिटीज जो कॉलम होते हैं उनका टोटल क्यों सेम आता है, क्योंकि द्विपक्षीय अवधारणा के आधार पर ही आता है। क्योंकि एक जैसे मान लीजिए दो पक्षकार हैं, जैसे राम और श्याम हैं, ठीक है, ये पक्षकार हैं, इनके ट्रांजैक्शन बराबर हो रहे हैं, ठीक है, तो एक को डेबिट करेंगे एक को क्रेडिट करेंगे तो बैलेंस शीट में कैसे फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। डेबिट में भी उतना ही अमाउंट जा रहा है, क्रेडिट में भी उतना ही अमाउंट जा रहा है। तो यहाँ पर द्विपक्षीय अवधारणा आपको बेसिक का समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे आपके। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले एस्पेक्ट के बारे में, अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। चालू अवधारणा यानी कि गोइंग यानी कि रनिंग कॉन्सेप्ट। रनिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि ये नियंत्रण जो व्यवसाय है वो निरंतर चलता जा रहा है। ठीक है, क्या है, निरंतरता है। ठीक है, व्यवसाय में क्या है, निरंतरता है। ठीक है, या फिर सततता बोल सकते हैं कि सतत व्यवसाय चल रहा है। ठीक है, निरंतर और सतत चल रहा है। इस अवधारणा के अनुसार किसी भी व्यवसाय में जीवन काल में एक अनिश्चित समय तक ये व्यवसाय चलता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा, इसकी कोई सीमा नहीं है, निरंतर चलता रहेगा जब तक कि कोई अदर एस्पेक्ट बीच में ना आ जाए। ठीक है, तब तक व्यवसाय चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेखांकन की अवधि अवधारणा। ठीक है, लेखांकन की अवधि अवधारणा, इस अवधारणा को हम क्या बोलेंगे, समय अवधारणा भी कहते हैं। समय अवधि अवधारणा। ठीक है, तो समय अवधि अवधारणा भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि टाइम कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस अवधारणा के अनुसार क्या होता है, जो लेखांकन की अवधि होती है वो कितनी होती है, 12 माह की होती है। ठीक है, कितने की होती है, 12 माह की। अभी 12 माह में क्या होते हैं, दो प्रकार के लीप वर्ष होते हैं। एक तो दो प्रकार के वर्ष होते हैं, एक तो कैलेंडर वर्ष होता है और एक होता है वित्तीय वर्ष, जो आपको याद रखना है, वित्तीय वर्ष। अब वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं, वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जैसे कि मान लीजिए 1 अप्रैल 2022, अब ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2023 को। ठीक है, तो ये वित्तीय वर्ष कहलाता है। ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक खत्म होगा। कैलेंडर वर्ष सामान्य क्या होता है, कैलेंडर वर्ष होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और कब तक, दिसंबर 31 तक, यानी कि 31 दिसंबर तक ये चलेगा। ठीक है, तो कैलेंडर वर्ष ये क्या है, लेखांकन अवधि कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होगा, 12 माह होते हैं प्रत्येक ट्रांजैक्शन के। और कैलेंडर वर्ष और वित्तीय वर्ष यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। कैलेंडर वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और वित्तीय वर्ष जो आपको याद रखना है, परीक्षा में यही पूछा जाता है, ये कब तक होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक चलने वाला रहता है। ठीक है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कब तक की बनेगी, 31 मार्च तक की। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, उपार्जन अवधारणा। उपार्जन अवधारणा क्या होती है भाई, तो उपार्जन अवधारणा कहते हैं कि किसी भी व्यवसाय में होने वाले जो आय होते हैं उनका लेखा उपार्जन अवधारणा के आधार पर होता है। किस क्या अवधारणा के आधार पर होता है, उपार्जन अवधारणा के आधार पर। जो आय का लेखा होगा वो उपार्जन अवधारणा के आधार पर होता है। ठीक है, जो आपको मिला है, जो अगर प्राप्तियां मिली हैं उसको आपको लेखा करना है। प्राप्तियों का लेखा मिला है, अगर आपको नगद मिला है, ठीक है, तो उसका लेखा कर दो, और यदि आपको पैसा नहीं मिला है तो उसका लेखा नहीं करना है। ठीक है, कैसे उपार्जन अवधारणा। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई खर्चा किया है, ठीक है ना, खर्चा किया है तो उसको लिखना है। ठीक है, लिखना है, चाहे वो आपको मिला हो या ना, आपने किया हो नहीं किया हो, लेकिन खर्चा हुआ है तो लिखना है। ठीक है, तो ये उपार्जन अवधारणा कहती है। व्यवसाय में आय का लेखा इसी अवधारणा के आधार पर होता है। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट यानी कि मिलान अवधारणा क्या कहती है। नेक्स्ट है 8 नंबर की अवधारणा, मिलान अवधारणा। इस अवधारणा के आधार पर जो संबंधित वर्ष रहता है उसमें आय से संबंधित जो भी खर्चे होते हैं उसको घटाया जाता है। ठीक है, तो आय से संबंधित जो भी खर्चे रहते हैं उसको घटाया जाता है। ये मिलान अवधारणा कहती है। यहाँ पर मिलान अवधारणा कहती है कि जो बकाया हैं, जो चालू हैं, ठीक है, बकाया खर्चे हैं उसको चालू वर्ष में जोड़ा जाएगा और जो अग्रिम है चालू वर्ष में से घटाया जाएगा। ठीक है, वापस समझिए, जो बकाया खर्चे हैं उसको चालू वर्ष में से क्या करा जाएगा, चालू वर्ष में से घटाया जाएगा। ठीक है,
बकाया खर्चे चालू वर्ष में चालू वर्ष में क्या करा जाएगा, इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, चालू वर्ष में जोड़ा जाएगा। बकाया खर्चों को चालू वर्ष में जोड़ा जाएगा। और जो अग्रिम है यानी कि एडवांस दिया है आपने, अग्रिम खर्चे हैं, इनको क्या होगा, चालू वर्ष में से घटाया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। मिलान अवधारणा में आय का टोटल, आय इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस इनकम कितने हैं, एक्सपेंसेस कितना है, ये ध्यान रखना है। आय और व्यय का क्या किया जाता है, मिलान किया जाता है, यानी कि खर्चों का मिलान किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आय और व्यय का मिलान किया जाता है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार। रूढ़िवादिता इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और परीक्षा में ये आता रहता है, परीक्षा में इसके बारे में आता रहता है। इस कॉन्सेप्ट में कहता है कि व्यवसाय में जो भी प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यवहार होते हैं इसी लेखा की अवधारणा पर आधारित होते हैं। यानी कि जो भी संदिग्ध दायित्व रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा के रख रहे, स्टार्ट कर रहे। संदिग्ध दायित्व, ठीक है ना। संदिग्ध दायित्व ऐसे दायित्व जिसके आने की आस न हो। ठीक है, कंटीजेंसी। ठीक है, तो संदिग्ध दायित्व को हमेशा क्या करना पड़ता है, जिसकी संदिग्ध दायित्व को हमेशा जो अपना बैलेंस शीट रहता है, बैलेंस शीट में कहाँ पर लिखा जाता है, फुट नोट के रूप में। ठीक है, फुट नोट के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि बैलेंस शीट में इसको लिखना नहीं है। संदिग्ध दायित्व है, कंटीजेंसी लायबिलिटीज है, उसको तो क्या करना है, आपको बैलेंस शीट के फुट नोट पर ही लिखना है। ठीक है, अब संदिग्ध दायित्व ऐसे क्या होते हैं, ऐसे दायित्व होते हैं जिनका होना या न होना भविष्य की घटना पर आधारित रहता है। ठीक है, अब होगा कि नहीं होगा भविष्य में इसका पता चलेगा। ठीक है, ऐसे दायित्व जो जिसका अभी पता नहीं, अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हो सकता है। ठीक है, ऐसे दायित्व हमें कंटीजेंसी लायबिलिटीज में शामिल करना चाहिए और बैलेंस शीट में इसको नहीं लिखा जाता है, बैलेंस शीट के फुट नोट के रूप में इसे लिख सकते हैं। जैसे भविष्य में कोई खर्चा है वो आपको अभी पता नहीं है, अनुमान भी नहीं है भाई होगा, ठीक है, लेकिन अचानक हो जाता है। ठीक है, यानी कि कंटीजेंसी लायबिलिटीज कहलाएगी। ठीक है, होने का जिसका भी अनुमान नहीं है। ठीक है, ऐसे खर्चे क्या कहलाते हैं, संदिग्ध दायित्व कहलाते हैं। ठीक है, और संदिग्ध दायित्व जैसे कि मैं एक दो का नाम ले देता हूँ। संदिग्ध दायित्व में क्या आएगा, वाद योग्य दायित्व, वाद योग्य दायित्व। ठीक है, वाद योग्य दायित्व, वाद करते हैं। ठीक है, कभी कभी जैसे अभी पता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई कभी भी वाद दायर कर सकता है। ठीक है, बुनाए गए मेलों का विपत्ति। ठीक है, यहाँ पर वाद योग्य दायित्व। महत्वता की अवधारणा, पूर्ण कॉन्सेप्ट, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। ठीक है, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। ठीक है, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा कहती है, देखो रूढ़िवादिता की कॉन्सेप्ट समझ गए आप। रूढ़िवादिता कॉन्सेप्ट में क्या है, लेखों का, आयों का और लेखांकों का पहले भी। ठीक है, व्यवसाय में होने वाले आय और खर्चों का पहले ही लेखा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये रूढ़िवादिता अवधारणा है। पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा कहती है कि आपको जो भी संदिग्ध दायित्व हैं उनको फुट नोट के रूप में लिखना होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। पूर्ण प्रकटीकरण का मतलब आपको लिखना है। ठीक है ना, चाहे ऐसे दायित्व आपको पता नहीं है, लेकिन हो सकता है अनुमान के आधार पर आप अंदाजा लगाकर भी ये दायित्व बना सकते हो। जैसे कि संदिग्ध दायित्व भी क्या है, एक तरह से पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा के अनुसार इसको बैलेंस शीट के फुट नोट पर लिखना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, फुट नोट की अवधारणा के बाद अब दोनों में क्या समझ में आया कि रूढ़िवादिता कॉन्सेप्ट क्या कहता है। रूढ़िवादिता कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा बेसिक तो। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए जो रूढ़िवादिता अवधारणा है आपकी, जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसा खर्चा है, ऐसी इनकम है, उसको न्यूनतम, आयों को न्यूनतम करना चाहिए और हानियों और आयोजनों का संचय का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, समस्त संपत्तियों का क्या करना चाहिए, अवमूल्यन करना चाहिए। संदिग्ध दायित्व मार्केट वैल्यू से, जो स्टॉक है उसको लागत मूल्य और बाजार मूल्य से, जो भी दोनों में से कम हो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो भी दोनों में से कम हो। ठीक है ना, जो भी दोनों में से कम हो तो उस पर स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। ये कहता है
रूढ़िवादिता कॉन्सेप्ट। रूढ़िवादिता कॉन्सेप्ट कहता है जो भी स्टॉक हैं, स्टॉक का मूल्यांकन हमें उन पर किया जाता है चाहिए जो लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी दोनों में से कम हो, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन में प्रोविजन बनाया जाता है, वो भी रूढ़िवादिता के तहत ही बनाया जाता है, रूढ़िवादिता के तहत ही बनाया जाता है, ठीक है। गुप्त संचय बनाए जाते हैं, ठीक है, वो भी रूढ़िवादिता के तहत ही बनाए जाते हैं। जो प्रकटीकरण की अवधारणा है वो भी रूढ़िवादिता के तहत ही होती है, ठीक है। तो ये है। और पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा कहती है कि आपको प्रत्येक व्यवहार का ट्रांजैक्शन करना है, चाहे आपको फुट नोट के रूप में, बैलेंस शीट के रूप में, यानी कि संदिग्ध दायित्वों का लेखा किया जाए, तो वो क्या है, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा है, ठीक है, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महत्वता की अवधारणा। अब महत्वता की अवधारणा क्या कहती है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं, ठीक है, अब राउंड फिगर में वैल्यू आ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू ऐसी आ गई जो हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक अमाउंट लिखता हूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने ये, ठीक है, तो आप इसको लेखा किया जाएगा 85, ठीक है। अगर ये मान लीजिए ये वैल्यू आपकी है और यहाँ पर लिखा है 92, तो इसको क्या करेंगे, राउंड फिगर में इसको कर देंगे 96, ठीक है। अब ये कैसे होता है, तो यहाँ पर अगर आपको 0.49 तक भी हैं, ठीक है, तो आप उसको राउंड फिगर में क्या करेंगे, 5 ही रखेंगे। लेकिन अगर ये 50 या 50 के एबो हो जाते हैं तो आप इसको राउंड फिगर में नेक्स्ट वैल्यू बढ़ा देते हैं, यानी कि यहाँ पर 685 था तो 686 हो गए, ठीक है। अब ये पॉइंट को हटाना या लगाना, ये कौन सा इग्नोर किया जाए, कौन सा नहीं किया जाए, ठीक है। राउंड फिगर में करना, यानी कि किसको राउंड फिगर में करना है, ठीक है, राउंड ऑफ करना है, तो ये किस कॉन्सेप्ट के आधार पर होता है, महत्वता की अवधारणा, ठीक है। ये अवधारणा कहते हैं कि व्यवसाय में ऐसे छोटे मोटे लेन देन होते हैं और लेन देन में क्या होता है, किसी वैल्यू को अपन को इग्नोर करना रहता है, ठीक है। और जैसे रुपये में राउंड फिगर करते हैं, ठीक है, तो इसी अवधारणा के तहत होता है ये सब, ठीक है। लेन देनों एवं अन्य व्यक्तियों का निर्माण, जो भी ये भी अवधारणा को अपन छोड़ते हैं तो ये भी अवधारणा इसी के आधार पर होती है, ठीक है। तो वैल्यू को राउंड फिगर में करना, ये कौन सी कॉन्सेप्ट है, महत्वता की अवधारणा। तो हमने देखा कि 7 कॉन्सेप्ट 11 कॉन्सेप्ट देखे और ये 11 कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।